अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चली होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का मैंने एक सेट लिया हुआ है इंग्लिश का। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कहा गया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय द सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए बच्चों, यहाँ पर बेसिकली आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको इस सेंटेंस में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह एक एप्रोप्रिएट वर्ड को सिलेक्ट करना है चार ऑप्शनों में से, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है बच्चों, सेंटेंस को पढ़िएगा तभी जाकर आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों सेंटेंस है डिड यू डैश वेल इन द नाइट। बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस वर्ब का यूज करेंगे, कौन सा वर्ब आएगा बच्चों? स्लीप्स, स्लेप्ट, स्लीप या स्लीपिंग? जल्दी से बताइएगा बच्चों। डिड यू डैश वेल इन द नाइट, डिड यू डैश वेल इन द नाइट। देखिए बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लीप जैसा मीनिंग आ रहा है ना, सोने जैसा। यानी सेंटेंस का अर्थ हुआ क्या आप, क्या आप नाइट में अच्छे से सोए? तो बताइए क्या आप नाइट में अच्छे से सोए, यानी ये कौन सी घटना हो सकती है बच्चों? यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए पास्ट की घटना है, तभी ना कोई पूछ रहा है जी क्या आप रात में, है ना, नाइट में अच्छे से सोए। तो ये पास्ट की घटना है और पास्ट की घटना है तो बच्चों पास्ट में देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप लोग देख पा रहे हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब वन आता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब बता दीजिए क्या होगा आंसर, अब बता दीजिए क्या होगा आंसर। तो देखिए डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया है। अब बताइए यहाँ पर सोने जैसा बात किया गया है, यानी स्लीपी होगा, तो स्लीप वर्ब वन ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पूरा क्या हो जाएगा? सेंटेंस डिड यू स्लीप वेल, है ना बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा डिड यू स्लिप वेल इन द नाइट। क्योंकि बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देखिए घटना पास्ट की है, पास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड यू स्लिप वेल इन द नाइट, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। समवन में डैश दिस साइकिल, स्टॉलन, स्टील या स्टीलिंग? जल्दी से बताइएगा बच्चों। समवन में डैश दिस साइकिल, जल्दी से बताना है क्या आंसर होगा। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी स्टिल, देन आपका आंसर सी है। और स्टिल का मतलब क्या होता है? चुराना। क्या होता है? चुराना होता है। तो देखिए बच्चों समवन में स्टिल दिस साइकिल, यानी इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? कोई कोई यह साइकिल चुरा सकता है, कोई यह साइकिल चुरा सकता है ना, कोई भी यह साइकिल चुरा सकता है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि सर आपने मे के साथ स्टिल का ही यूज क्यों किया। तो बच्चों आपको बता दूं मैं कि मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब क्या है? ये सभी मॉडल वर्ब हैं और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब वन का ही यूज किया जाता है। तो देखिए बच्चों मुख्यतः मॉडल वर्ब कितनी होती है? 13 होती है। जैसे यहाँ पे मे हो गया, है ना बच्चों, लिख लीजिए। माइट हो गया, लिख लीजिए। कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है बच्चों, वुड हो गया, विल हो गया, ये सभी लिख लीजिए। और इसके बाद जो है यूज्ड टू हो जाएगा आपका, आउट टू हो जाएगा, आउट टू, ठीक है। और इसके बाद माइट हो जाएगा, माइट तो हो ही गया, देखिए मे हो गया, माइट हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, विल, यूज्ड टू, आउट टू, है ना, यूज्ड टू के बाद आउट टू, और फिर इसके बाद जो है बच्चों नीड हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, ठीक है, मस्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है बच्चों शैल हो जाएगा, ठीक है, शैल हो जाएगा, शैल। और फिर इसके बाद जो है शुड हो जाएगा। तो देखिए तो बच्चों कितने हो गए?
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक और छूट रहा है, एक कौन सा हो जाएगा बच्चों? डेयर शायद नहीं लिखे हम लोग, है ना, डेयर। हाँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 13, ये 13 देख पा रहे हो ना, ये 13 यानी मे, माइट, कैन, कुड, वुड, विल, यूज टू, आउट टू, नीड, मस्ट, शैल, शुड, डेयर, ये सभी क्या है? मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब वन आता है। ये सभी मॉडल वर्ब है और इसके साथ हमेशा वर्ब वन का ही, है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो यहाँ पे मे क्या है? मॉडल वर्ब है, तो मे के साथ हमेशा वर्ब वन यानी स्टिल का प्रयोग ही करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको एक वर्ड दिया गया रहेगा और उस वर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। जैसे वर्ड दिया गया है ना मेलोडियस, तो आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स, अब सिनोनिम्स कहने का मतलब क्या? सिनोनिम्स उसको कहते हैं यानी वैसा शब्द जिनका अर्थ समान हो। यानी देखिए, आपको एक ऐसा वर्ड बताना है इन चारों में से कि जो मेलोडियस के समान हो, मतलब मेलोडियस जैसा ही अर्थ रखता हो। ठीक है, यानी एक वर्ड जो मेलोडियस दिया है, सिनोनिम्स बताना है। यानी सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द, हिंदी में बोलते हो ना पर्यायवाची, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, वही बात हुआ। इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। तो वर्ड दिया गया है मेलोडियस, तो मेलोडियस का सिनोनिम्स बताइए, यानी ऐसा शब्द बताइए जिसका अर्थ समान हो। यानी मेलोडियस और इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा, है ना, कोई ऐसा एक वर्ड होगा जिसका अर्थ समान होगा, मेलोडियस की तरह होगा, है ना। तो बच्चों मेलोडियस का मतलब क्या होता है? मेलोडियस का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका सिनोनिम्स बताना है। तो मेलोडियस का अर्थ होता है बच्चों एकदम मधुर, एकदम मधुर, यानी सुरीला बोल सकते हो, मन मोह लेने वाली आवाज़, है ना, सुरीली आवाज़, मधुर आवाज़ बोल सकते हो, है ना। तो अब इसी का सिनोनिम्स बताना है, यानी ऐसा मतलब बताना है आपको, ऐसा मीनिंग बताना है जो इसी के समान मतलब रखता हो, है ना, इसी के समान अर्थ रखता हो। तो अवफुल, अवफुल होगा जी नहीं, अवफुल का मतलब होता है भयानक, भयानक। लेकिन यहाँ पे मधुर जैसा आपको बताना होगा, मधुर, सुरीली, अच्छा एकदम, मतलब पॉजिटिवनेस में है ये चीज़, है ना। नॉइजी होगा, नॉइजी भी नहीं होगा, ये तो कर्कश होता है एकदम, शोरगुल, हल्ला, ये भी नहीं होगा। स्वीट साउंडिंग होगा, तो जी हाँ, स्वीट साउंडिंग का भी मतलब क्या होता है? एकदम मधुर आवाज़, एकदम सुरीली आवाज़, एकदम मतलब मन को मोह लेने वाली आवाज़। जैसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं है क्या रियलिटी में बोलते हैं या फिर इसी तरह बोलते हैं, तो नहीं पता, बट काफ़ी बच्चे बोलते हैं। तो आप ही लोग बताइए, क्या ये रियलिटी है, यस और नो? काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, सुरीली है। मुझे तो नहीं लगता, बट काफ़ी बच्चे बोलते हैं। क्या ये सच है? इट इज़ अ ट्रू? चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं। चलिए इसके लिए धन्यवाद, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मेलोडियस और स्वीट साउंडिंग ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, यानी ये दोनों एक जैसा अर्थ रखते हैं। ठीक है, और ऑडिबल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य, ये भी नहीं होगा, है ना। चलिए समझ में आ गया बच्चों सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब हो गया हिंदी में पर्यायवाची, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मेलोडियस और स्वीट साउंडिंग ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अगला वर्ड है प्लासिड। प्लासिड, इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है। बताइए प्लासिड, इसका भी सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना है बच्चों, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। हिंदी में इसको पर्यायवाची बोलते हैं ना। तो देखिए प्लासिड का मतलब क्या होता है? प्लासिड का मतलब होता है बच्चों शांत, एकदम शांत। अब बताइए क्या होगा? क्लीन होगा जी नहीं, क्लीन का मतलब साफ होता है। इंजॉयबल होगा, इंजॉयबल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है बच्चों सुखद। तो ये तो मिल ही नहीं रहा ना, शांत जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, शांत से ये थोड़ी मिल रहा है। डल होगा, डल भी नहीं होगा, क्योंकि डल का मतलब बोधा होता है, बोधा, है ना। काम होगा, जी हाँ काम, काम का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब शांत होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर प्लासिड और काम एक दूसरे के क्या है ये बच्चों? सिनोनिम्स है, यानी समान अर्थ रखते हैं, है ना। सिनोनिम्स का मतलब समान अर्थ रखने वाले, है ना, समान अर्थ रखने वाले, एक ही अर्थ रखने वाले। तो प्लासिड और काम जो है एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, देखिए डायरेक्शन फिर से दे दिया गया है। बोला गया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, उसका अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों वर्ड जो दिया गया है ध्यान से देखना है आपको। वर्ड है विटल,
तो बच्चों विटल का अपोजिट मीनिंग बताना है यानी विलोम शब्द बताना है। और विटल का मतलब क्या होता है? विटल का मतलब होता है बच्चों इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है। बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। अब तो बता सकते हो ना। इसका विटल का मतलब होता है बच्चों इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तो क्या होगा इसका? पेरिफेरल होगा जी। पेरिफेरल नहीं होगा, इसका मतलब तो परिधीय हो गया, परिधीय। तो ये तो कुछ मतलब ही नहीं रखता, ये तो कुछ मतलब ही नहीं रखता। डेड, डेड का मतलब मृत होता है, ये भी नहीं होगा। आउटर होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब बाहरी होता है ना। तो विटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनइम्पॉर्टेंट टाइप का ही होगा यानी महत्वहीन होगा। भाई विटल का मतलब अगर इम्पॉर्टेंट होता है तो इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट टाइप का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वहीन। क्या होता है बच्चों? महत्वहीन होता है यानी जो अनावश्यक हो, अननेसेसरी हो, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला वर्ड है बेनेवोलेंस। तो आपको बेनेवोलेंस का भी यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो देखिए क्या होगा। देखिए बेनेवोलेंस का मतलब होता है बच्चों एक तरह से भलाई करने वाला बोल सकते हो। होते हैं ना कई लोग भलाई वाले होते हैं, परोपकारी टाइप के होते हैं, परोपकारी, है ना, जिनमें अच्छी आदतें होते हैं यानी गुडविल टाइप के होते हैं, है ना, गुडविल। ठीक है, तो अब बता दीजिए बच्चों यहाँ पे बेनेवोलेंस का यहाँ पे अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए। बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई या परोपकारी या गुडविल, है ना। बहुत लोग होते हैं बेनेवोलेंस टाइप के होते हैं। काइंडनेस भी बोल सकते हो, दयालु टाइप के, भलाई करने वाले, परोपकारी, गुडविल। तो कंटेम्प्ट होगा जी नहीं, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि घृणा बहुत लोगों से किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी हम भलाई ना करें तो उससे हम घृणा ही करेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। इलविल, तो जी हाँ इलविल हो जाएगा, क्योंकि इलविल का मतलब यहाँ पे हो जाता है मतलब एकदम द्वेष्य, द्वेष्य होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है? द्वेष्य यानी घृणा भरी निगाहों से देखना। बहुत लोग होते हैं ना ये जलते हैं, उनमें काफ़ी द्वेष होता है यानी घृणा टाइप का होता है। परोपकारी नहीं होते हैं, अपरोपकारी होते हैं वो, है ना। परोपकारी टाइप के होते हैं, अपरोपकारी होते हैं, यानी वो गुडविल नहीं होते हैं, वो इलविल होते हैं। यानी उनमें जो है अच्छाइयाँ नहीं होती, उनमें खराबियाँ होती हैं। मतलब वो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, है ना। तो उस टाइप का आदमी बोल सकते हो इलविल। देखिए यहाँ पे गुडविल है तो इसका एंटोनिम्स इलविल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, हेड्रेट भी नहीं होगा, इसका मतलब भी घृणा होता है, तिरस्कार करना होता है। तो घृणा हम किसी से भी कर सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि जिसकी हम भलाई ना कर सके उससे हम घृणा भी करें, ऐसा नहीं है। सिंपैथी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सहानुभूति। क्या होता है? सहानुभूति। तो जी हाँ बच्चों, बेनेवोलेंस और इलविल ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के ये बच्चों अपोजिट मीनिंग रखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है। प्रश्न से पहले कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, इनको रीड कर लेते हैं। बोला गया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज। यानी यहाँ पर आपको बच्चों एक वाक्यांश दिया गया है, एक फ्रेज दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको पढ़ना है। पढ़कर आपको बताना है कि ये क्या मीनिंग रखता है, एक शब्द में बताना है कि ये क्या मीनिंग रखता है, इसका अर्थ क्या होगा। इसी को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिए क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी आपको पढ़ना होगा इस सेंटेंस को अच्छे से, पूरा पूरा पढ़ना होगा और आपको बताना होगा कि एक शब्द में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक वर्ड में इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है ए पर्सन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन। तो इसका अर्थ पहले समझने का कोशिश कीजिए। यानी एक पर्सन है जो चीज़ों को करता है अपनी खुशी के लिए, नॉट एज ए प्रोफेशन, यानी वो अपने पेशे के लिए नहीं करता, अपनी खुशी के लिए कुछ चीज़ों को करता हो, उसे क्या कहेंगे? उसको व्यवसाय तो बोलेंगे नहीं, नहीं बोलेंगे ना। यानी वो भाई मनमौजी टाइप का बोल सकते हो, शौकीन व्यक्ति, शौकिया। तो अब बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यानी ए पर्सन हु डज ए थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को करता हो अपनी खुशी के लिए, नॉट एज ए प्रोफेशन, वो अपने पेशे के लिए नहीं कर रहा, वो एक व्यवसाय नहीं है कि भाई उसको करना ही करना है, वो अपनी खुशियों के लिए कर रहा है ना। यानी प्लेजर यानी खुशियों के लिए कर रहा है, तो वो शौकीन व्यक्ति होगा। तो इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एग्नोस्टिक बोलेंगे जी नहीं, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी। तो इसका तो मतलब होगा नहीं। प्रोफेशनल बोलेंगे नहीं, अभी मैंने बताया था ना वो प्रोफेशनली नहीं है,
नॉट, देखिए लिखा हुआ है नॉट एज ए प्रोफेशन, वो अपने व्यवसाय के रूप में नहीं करता, वो खुशी के लिए करता है। तो प्रोफेशनल का मतलब व्यवसायी टाइप का हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों। एमैच्योर, तो जी हाँ एमैच्योर, क्योंकि एमैच्योर का मतलब क्या होता है, शौकीन व्यक्ति, यानी जी हाँ वो अपने शौकीन के लिए चीज़ों को करता है, शौकीन व्यक्ति बोल सकते हो, है ना, शौकीन व्यक्ति, मनमौजी भी बोल सकते हो। तो जी हाँ यही राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है ऑनरेरी, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है माननीय, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, ए हेवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन अ हिल विथ अ ग्रेट नॉइज। तो अब इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे या फिर एवेलेंच बोलेंगे या हेल स्टॉर्म बोलेंगे या स्क्वैल बोलेंगे। यानी देखिए कहने का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पे ए हेवी मास ऑफ स्नो, यानी स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ़। तो बर्फ़ का भारी टुकड़ा अगर किसी पहाड़ी से गिरता है ना, और काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करता है, आवाज़ करता है, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। तो जी नहीं, स्टॉर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, है ना। तो बर्फ़ जैसा तो कुछ सीन ही नहीं है यहाँ पे, आंधी या तूफान इसको बोलते हैं, है ना। हेल स्टॉर्म बोलेंगे, तो जी नहीं हेल स्टॉर्म भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। क्या होता है, मूसलाधार बारिश होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्क्वैल होगा, तो जी स्क्वैल भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है वायु का झोंका, हवा का झोंका। ठीक है, और यहाँ पे बात किसकी की गई है, बर्फ़ का भारी टुकड़ा। देखिए बर्फ़ का हेवी टुकड़ा जो है ये किसी पहाड़ी से गिरेगा और काफ़ी तेज़ नॉइज़ करेगा, इसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, इसको बच्चों एवेलेंच बोलते हैं, एवेलेंच। ठीक है, एवेलेंच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों बर्फ़ का गिरता हुआ टुकड़ा, है ना। यहाँ पर बोल सकते हो बर्फ़ का भारी गिरता हुआ टुकड़ा, बर्फ़ का भारी गिरता हुआ टुकड़ा इसको बोलते ही हैं, है ना, बर्फ़ का भारी गिरता हुआ टुकड़ा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बच्चों फॉर्मेंट। ठीक है, तो आपको बताना है उस वर्ड का सही स्पेलिंग क्या है। देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, फॉर्मेंट इस प्रकार लिखा गया है यानी FORMANT, या दूसरा ऑप्शन है FERMINT, तीसरा ऑप्शन है FERMENT, चौथा ऑप्शन है FIRMANT, फॉर्मेंट। जल्दी से बताइएगा फॉर्मेंट को सही तरीके से किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। यानी फर्मेंट का जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है FERMENT। और फर्मेंट का मतलब क्या होता है, उत्तेजना होता है। क्या बच्चों होता है, उत्तेजना, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हो, उत्तेजना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, यानी आपको एक वर्ड दिया गया है एक्कोमोडेट, तो आपको बताना है एक्कोमोडेट का जो सही वर्ड है, सही स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइएगा। एक्मो वर्ड दिया गया है, एक्मोडेट, है ना, एक्मोडेट वर्ड दिया गया है, आपको बताना है ये सही वर्ड किस प्रकार से लिखा जाता है, एक्मोडेट किस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखिए बच्चों एक्मोडेट जो है लिखा जाता है ACCMODATE, एक्मोडेट। एक्मोडेट का मतलब क्या होता है, निवास स्थान बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। यानी आपको बच्चों अब जो है एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में आपको करेक्ट वर्ड को फिल करना होगा, है ना। चलिए देखिए बच्चों सेंटेंस है, दिस इज द डैश चोजन फॉर द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टू बी बिल्ड नेक्स्ट ईयर। बताइएगा यहाँ पे दिस इज द के बाद क्या आएगा, दिस इज द के बाद क्या आएगा, एरिया आएगा, लोकेलिटी आएगा, साइट आएगा या साइट आएगा। जल्दी से बताइएगा बच्चों, बेहद सिंपल प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न आपको पैरामेडिकल की परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी साइट, देन आपका आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए पहले सेंटेंस है, दिस इज द साइट चूजन फॉर द शॉपिंग कम्प्लेक्स टू बी बिल्ड नेक्स्ट ईयर। यानी यह वही साइट है जिसको चूज किया गया है शॉपिंग कम्प्लेक्स के लिए टू बी
बिल्ट नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर बनाने के लिए जो है इसी साइट को, है ना, इसी साइट को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जो है बच्चों चूज़ किया गया है ना। बोलते हैं ना हम लोग कि मेरा उस साइट पे अगले साल काम चलेगा, है ना, या मेरा इस साइट पे अभी काम चल रहा है, बोलता है ना सब। एरिया तो होगा नहीं बच्चों, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, लोकेलिटी भी नहीं होगा। और ये साइट का मतलब क्या होता है, नज़ारा होता है। तो नज़ारा जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज़ द साइट, यानी ये वही साइट है जिसको चूज़ किया गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नेक्स्ट साल के लिए, है ना, अगले साल में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, द पुलिस डैश द मोब। देखिए क्या होगा यहाँ पे, डैश की जगह क्या आएगा, डिस्पेंडेड आएगा, डिस्पर्स्ड आएगा, ड्रॉ आएगा, स्कैटर्ड आएगा। जल्दी से बताइएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ क्या है बच्चों, द पुलिस डैश द मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है। तो पुलिस क्या करेगी, भीड़ को एकदम हटा देगी, तितर बितर कर देगी, हटा देगी, डिस्पर्स कर देगी, है ना। भाई डिस्पेंडेड फैला थोड़ी देगी, भीड़ को फैलाएगी थोड़ी ना, तो ये तो होगा नहीं। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, गल्ला होता है, इसका भी तो कोई यहाँ पे लेन देन है नहीं। स्कैटेड का मतलब क्या होता है, स्कैटेड का मतलब छितराया हुआ, तो ये भी उतना सुटेबल है नहीं बच्चों, छितराया हुआ, है ना। तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड तो है, डिस्पर्स्ड ये राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्पर्स्ड का मतलब होता है बच्चों तितर बितर, है ना, तितर बितर। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डिस्पर्स्ड होगा, है ना, डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि जो पुलिस है उसने भीड़ को क्या किया, तितर बितर कर दिया, एकदम तितर बितर, है ना, इधर उधर भीड़ हो नहीं जाता है, तो पुलिस ने भीड़ को हटा दिया, यानी तितर बितर कर दिया। तो चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न आ चुका है। देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर डी। देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इस सेंटेंस में एरर को फाइंड करना है, गलती को ढूंढना है ना। अगर मान के चलिए पार्ट ए में गलती है तो आंसर पार्ट ए हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई पार्ट बी में गलती है तब आंसर पार्ट बी हो जाएगा। अगर आपको लगता है पार्ट सी में गलती है तो आंसर पार्ट सी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस फुल्ली करेक्ट है देन आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। पहले सेंटेंस है, इच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर वेरी मच, या नो एरर। बताइए आपको कहाँ गलती नजर आया है सेंटेंस में बच्चों, इस सेंटेंस में गलती कहाँ नजर आया, कोई बता सकता है, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी पार्ट सी, देन आपका आंसर सी है। देखिए बच्चों पार्ट सी में एरर है, यानी विच प्लीज्ड हर वेरी मच। अब इसमें क्या गलती है, देखिए गलती ये है कि बच्चों यहाँ पे इच गर्ल जो है ये डिनोट करता है प्लूरल नंबर को। इच गर्ल यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक लड़की यानी वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ होंगी, है ना। तो इच गर्ल ये डिनोट करता है प्लूरल नंबर को, किसको, प्लूरल नंबर को। तो ये जब प्लूरल नंबर को डिनोट किया तो बच्चों यहाँ पे हर कैसे आ सकता है, हर यहाँ पे किसी एक के लिए आता है ना बच्चों। जैसे सी का हर होता है, जैसे सी का जो है हर होता है, ठीक उसी प्रकार ही का क्या होता है बच्चों, ही का हिम होता है, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लूरल की बात हुई है, इच गर्ल यानी प्रत्येक लड़की की बात हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैम आएगा। क्या आएगा बच्चों, दैम आएगा, जी हाँ दैम। ठीक है, तभी जाकर ये सेंटेंस फुल्ली करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एरर क्या था, हर की जगह क्या आना चाहिए था बच्चों, दैम आना चाहिए था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एरर आप लोगों ने पकड़ लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, नो एरर। बताइएगा। देखिए बच्चों, अगर आपको सेंटेंस पहले आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, सेंटेंस को रीड कीजिए। अगर आपको लगता है कि पार्ट ए में गलती है देन पार्ट ए आंसर कीजिएगा। अगर लगता है पार्ट बी में गलती है तो पार्ट बी आंसर हो जाएगा। यदि आपको लगता है पार्ट सी में गलती है तो पार्ट सी आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस फुल्ली करेक्ट है देन नो एरर यानी ऑप्शन डी आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल फास्ट बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे पार्ट सी में एरर है, तो पार्ट सी आंसर हो जाएगा। सी कैसे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट नहीं होगा, यहाँ पे डाइड इन
एन एक्सीडेंट होगा, डाइड इन एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है, यानी वो एक्सीडेंट में मरा है। ठीक है बच्चों। और डाइड ऑफ कब आता है? डाइड ऑफ क्या है? देखिए डाइड के साथ ऑफ कब आता है? जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के साथ मरा हो, जैसे डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा, या डाइड ऑफ बोल सकते हो, यहाँ पे डाइड ऑफ हार्ट अटैक बोल सकते हो कि वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। तो कोई बीमारी होगा, बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वहाँ डाई के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज होता है, लेकिन वो एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है तो डाइड के साथ इन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सही जवाब है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, इंडिया इज इन नो वे इनफेरियर देन द यूएसए इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, या नो एरर? बताइएगा, ये सेंटेंस है, आपको बताना है सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। यदि किसी पार्ट में एरर नहीं है देन आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइएगा, इंडिया इज इन नो वे या इनफेरियर देन द यूएसए या इन द फर्टिलिटीज ऑफ सॉयल एंड रिचनेस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, या नो एरर? बताइएगा जल्दी से। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने आंसर किया है पार्ट बी यानी ऑप्शन बी, देन आपका आंसर सही है ना बच्चों। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर पार्ट बी में गलती क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ लैटिन एडजेक्टिव होते हैं, कुछ लैटिन एडजेक्टिव हैं, जैसे जूनियर हो जाता है ना, जूनियर हो जाता है, सीनियर हो जाता है बच्चों, इन्फेरियर हो जाता है। ये सब क्या है? इन्फेरियर है। साथ ही साथ यहाँ पर सुपेरियर है, सुपेरियर है ना, सुपेरियर। ठीक है, और फिर इसके बाद एंटेरियर है, एंटेरियर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा रूल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लैटिन एडजेक्टिव है, जूनियर, इन्फेरियर, सीनियर, सुपीरियर, एंटेरियर। इनके साथ इनके बाद जो है बच्चों टू का यूज होता है, ना कि देन का। ठीक है, इनके बाद जो है, इनके बाद टू का यूज होता है, टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या था, इन्फेरियर देन था, तो देन की जगह क्या होगा? टू होगा। समझ में आया? इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में यानी पार्ट बी में जो है एरर था। ठीक है, हाँ पार्ट बी में एरर था यानी गलती थी, इसीलिए पार्ट बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में इतना ही, और 1 मिनट रुक जाइए। यदि क्लास अच्छी लगी हो और इसी तरह का इंग्लिश का आप लोग चाहते हो कि मैं पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दूं, तो बच्चों आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और ये पेपर था बच्चों पैरामेडिकल 2019 का पेपर। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि आप लोग चाहते हो बच्चों, ये पैरामेडिकल 2019 का पेपर था, यदि आप लोग चाहते हो कि मैं 2006 से 2021 तक का पेपर कंप्लीट करवा दूं, तो बच्चों आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो ही मैं आगे इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आप तक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, बट बच्चों आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जोश नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।